7 अक्टूबर से हम ये देख रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है वो जारी है और कहा यह जाता है कि 10,000 से ज़ायद अगर कैजुअल्टीज़ हो जाएं तो उसको जेनोसाइड कहा जाता है। यहाँ पर 20,000 हो चुकी हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ मामला जा रहे हैं मिडल ईस्ट में? ये जी जो बदनसीबी की बात यह है कि ये इंटरनेशनल इशू से ज़्यादा अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बन गया है। वहाँ मसला यह है कि इज़राइल आबादी तो सिर्फ 8 मिलियन है जूइश पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, और मुसलमान भी तकरीबन 4 मिलियन है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यह है कि एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो हैं उनका ये कहना है कि द रिटर्न ऑफ जूज ज़ायनिज़्म में जो वापस इज़राइल जाएंगे तो जीसस क्राइस्ट की दोबारा रोनवाई होगी। तो वो लोग अजीब व गरीब उनका जहन है, और वो अब इलेक्शंस अमेरिका में आ रहे हैं तो हर कैंडिडेट जो है उनकी तरफ देख रहा है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हों डेमोक्रेट्स हों। एवेंजेलिकल क्रिश्चियन ज़्यादातर तो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं। अब ये जो इनके बारे में प्रेसिडेंट बाइडन हैं, ये भी उसी वोट को आई कर रहे हैं जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे थे। लेकिन इसका एक काउंटर इसका यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में जो यंगर लोग हैं और जो कैंपसेस हैं यूनिवर्सिटीज़, उनमें शदीद रिएक्शन आ रहा है अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ। नंबर 2, सारी दुनिया में इसका एक रिएक्शन आ रहा है, और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट के बहुत से अफसरों ने ओपन लेटर्स लिख दिए हैं प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट इससे बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो रिपीटेडली कहे जा रहे हैं, और यूएन की एजेंसीज का रोल इस लिहाज से बहुत काबिल तारीफ है कि वो कोई विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स जो उनका माफी ज़मीर बयान कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि लोग भूख से मर जाएंगे, वो कह रहे हैं वबा से मर जाएंगे, तो कोई वो कसर नहीं छोड़ रहे। इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो वोटिंग हुई है वो हर दफ़ा पहले से बढ़ जाती है। लेकिन ये हमारे यूएन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हमें कश्मीर में भी ये नज़र आता है कि एक ज़माने में हमें अमेरिका सपोर्ट करता था और रशिया वीटो कर देता था। अब ये है कि इंटरेस्ट कम हुआ है कश्मीर में अगर अमेरिका का, तो यूएन के बहुत कम कंसिडरेशन में आता है। तो ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक है शाखसाना। दूसरा, अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है, और वहाँ आम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि बहुत मजहबी मुल्क है अमेरिका। देखने में तो जो जिसको हम आप अमेरिका को डील करते हैं बड़ा एक लिबरल किस्म का सेकुलर आपको नजर आता है, लेकिन जो वोटर है उनमें बहुत से शदीद किस्म के एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं। उनका वोट मैटर करता है, और ख़ास तौर पे उन स्टेट्स में जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। तो इसलिए अब ये 2 कंपीटिंग फैक्टर्स चल रहे हैं। अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि ये रोकी जाए जंग, अमेरिका की अपनी रेपुटेशन इसमें बहुत ज्यादा उसको नुकसान कसूरी साहब, लेकिन जो चीज जी डेमोक्रेट्स को अगर देखें हम, तो वो तो जो बाइडन के जो बयानात हैं उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी भी नीचे जा रही है, उसके बावजूद पब्लिक सेंटिमेंट को वो कंसिडर नहीं कर रहे। यही सूरत हाल यूके के अंदर है, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है। तो ये जो पब्लिक टाइड है ये कब इन्फ्लुएंस करेगी इन गवर्नमेंट्स को? पहली बात तो ये अमेरिका बरतानिया से मुख्तलिफ है। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है, लेकिन शायद ज़्यादा देर नहीं रहेगी। वहाँ लेबर गवर्नमेंट जो है इज़ लाइकली टू विन, लेकिन लेबर में भी बहुत सपोर्ट है उनकी, क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो हमास का जो अटैक है उसको उन्होंने जवाब बनाया है। और ये भूल जाते हैं कि 7 अक्टूबर को यह मसला नहीं शुरू हुआ था, ये 100 साल पुराना मसला है। और उसके अलावा अगर आप इतना पीछे न भी जाएं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस जो हैं 1948 के, ये उस वक्त से शुरू हुआ है, और इजराइल तमाम यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहा है। तो अब इसमें बाइडन साहब की जो बात है, मैंने आपको ऑलरेडी कही है कि वो भी ये रिस्क अभी तक नहीं ले रहे कि इलेक्शन जो आ रहे हैं कि ज़ायनिस्ट क्रिश्चियंस जो है उनकी इतनी सपोर्ट है। और जो मीडिया है बदकिस्मती से उसमें बहुत से राइट विंग मीडिया के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इजराइल की जो वापस यहूदियों का वहाँ आना है
ये प्रिडिक्ट किया गया था, एक प्रोफेसी थी। अब जब मजहब बीच में शामिल हो जाता है तो मैंने आपको कंपीटिंग नैरेटिव्स बताए हैं। अमेरिका में की आबादी ज्यादातर सेकुलर है और उसमें बहुत से मजाहिब के लोग रहते हैं। बहुत से ये ज्यादातर लोग जो मैं आपने जिक्र किया है ये वाइट हैं। जो ऑन द अदर हैंड जो कलर्ड पॉपुलेशन है, खासतौर पे ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और जो एशिया से गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया से गए हैं, उनकी भारी तादाद है। तो ये जो मामला इस वक्त हो रहा है, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि इन्फ्लुएंस दुनिया में तो हो रहा है और इसीलिए अमेरिका घड़ी घड़ी कह जाता है कि जी ह्यूमैनिटेरियन एड दो, सिविलियन कैजुअल्टीज कम करो, लेकिन ये नहीं कहता कि जी आप हॉल्ट करें इसको। बिल्कुल। तो अब आप मुझसे जो घड़ी घड़ी पूछ रहे हैं जी मामला किधर जा रहा है, मामला तो बहुत बदनसीबी की तरफ जा रहा है। साहब ये बेचारे बच्चे औरतें शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बताइएगा कि हमास के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हम सुनते हैं कि दे टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट एनाइलेशन ऑफ द इजरायली स्टेट। आपको लगता है वो प्रैक्टिकल है या फिर हमास ने अब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं? देखिए जी, मैं इस मौके में क्या कहूँ, वो बेचारे आ गई बड़ी मुसीबत में है। मैं तो ये समझता हूँ जब इसका हल निकलेगा, जब भी हल निकलेगा तो इसमें हल अब ये तो नहीं हो सकता कि विश वे कर दें, किसी की ख्वाहिश से तो नहीं होगा। और अमेरिका और यूरोप इस मामले में कि जी क्या गलती थी, ओरिजिनल बेल्फोर डिक्लेरेशन आया, बरतानिया की कोशिश थी, फ्रांस की कोशिश थी, बाद में अमेरिका शामिल हो गया। ये कहानी तारीख का मामला है। ये तो कश्मीर वाली कहानी है ना जी। हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से पहले हम कहते हैं कि जो पार्टीशन का प्लान था कि मुस्लिम पॉपुलेशन एरियाज इधर आएंगे और जो कंटिगुअस स्टेट्स और कश्मीर कंटिगुअस स्टेट्स थी। ये एक कहानी और एक हकीकत यह है कि इतनी जंगें हुई हैं, ना इंडिया हमसे 1 इंच ले सका ना हम ले सके हैं। मतलब जंगें तो हमने बहुत सी लड़ी हैं। तो इसी बुनियाद पर जब पाकिस्तान इंडिया की कश्मीर पर भी बात होती थी तो शुरू तो यूएन से सारे पाकिस्तान की हुकूमतें सिविल या मिलिट्री 1948 से अगर आप शुरू कर दें कायदे आजम के बाद, तो यही बात होती थी। और कायदे आजम की भी ये ख्वाहिश थी कि कश्मीर के मसले को हल करें और उसके बाद हम कनाडा और अमेरिका की तरह के ताल्लुकात डेवलप करें। लेकिन जंगें हुई हैं और नई ग्राउंड रियलिटी चेंज। अब इसराइल में दोनों ये कहते हैं कि जी हमने दूसरे को नहीं रहने देना, यानी वो कहते हैं कि इलिजिटिमेट चाइल्ड है, इसको जवाज ही कोई नहीं है। ये जो भी है बात, फैक्ट तो यह है कि वो हैं और इसीलिए इसराइल को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये इस इलाके में ना अमन आ सकता है, ना जिन अरब ममालिक के साथ उन्होंने ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, जो उनकी ख्वाहिश थी अब्राहम अकॉर्ड्स, बिल्कुल उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स में और सऊदी अरब को भी लाने की कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हो सकेगा अगर इस किस्म का कुछ तो खून होता रहा। क्योंकि अब तो ये एक जमाने में कहा जाता था कि सऊदी अरेबिया में एक सीक्रेट पोल कराया गया है और लोगों से पूछा गया था कि जी अगर हम इजराइल से ताल्लुकात बना लें प्रोवाइडेड हम फलस्तीन का मसला हल कर लें, ये उसमें पोल में पूछा गया तो 70% ने कहा था हाँ जी आप इजराइल को फिर रिकग्नाइज कर लें अगर फलस्तीन। लेकिन अब तो किसी की मजाल ही नहीं कि पोल की बात करें, अब तो पोल करवा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किस्म का गुस्सा है तमाम मुस्लिम आबादी में, अरब हो या गैर अरब हो, तो ये हालात तो बहुत चेंज हुए हैं। साहब ये मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रेसिव हों, लेफ्टिस्ट हों या फिर राइट विंग के लोग हों, यहाँ भी एहतजाज होते हैं, मुजाहरे किए जाते हैं इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं। हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस दिस सिचुएशन जबकि हमारा डिप्लोमेटिक बाइकआउट है? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए हर मुल्क का जो होता है ना डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, वो डिपेंड करता है उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कुछ सालों से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस दुनिया में कम हुआ है, ये हमें इसलिए रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि अगर हमने इसको रिकग्नाइज ना किया तो हम इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। हम पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 250 बिलियन पॉपुलेशन है, 25 करोड़ यानी 250 मिलियन की आबादी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड स्टेबल बैटल हार्डन्ड आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जो आज आपने देखा कि सोवियत यूनियन
न्यूक्लियर पावर था, लेकिन इन द अल्टीमेट एनालिसिस उसको इकोनॉमिक कंडीशंस लेके बैठ गई थी। तो हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, इंटरनल स्टेबिलिटी ठीक करनी है। इसलिए अगर आप अपना डिप्लोमेटिक क्लाउड, पाकिस्तान का बड़ा पोटेंशियल है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि पाकिस्तान एक जमाने में N11 ये मिडिल पावर्स है, उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया था और मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। और एक स्टेज में तो हमारी इकोनॉमी ग्रो की थी 8.6% एक साल में, चाइना की 9.2 थी, सेकंड हाईएस्ट हमारी थी, एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट थी। लेकिन फिर हालात अबतरी की तरफ गए हैं, क्योंकि हम जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और चेंजेस है वो हमने नहीं की अपनी मईशत में। इस तरह कोई मुल्क प्रॉस्पर नहीं कर सकता कि आपकी ग्रोथ आएगी लेकिन वो सारी बॉरोड कैपिटल पे है, कर्जे पे है। जब तक आप इंटरनल रिफॉर्म नहीं करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला सकते। हमारा जो रोल होगा वो नेचुरली थ्रू OIC हो सकता है। और वो जो जनरल प्रॉब्लम इस वक्त आया हुआ है वो हमने ऑलरेडी कहा, जो खतरा इसका है, जिसका अमेरिका को भी खतरा है कि अगर इसको ना जल्दी रोका तो ये जो रोज की तस्वीरें हैं कि जी बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये सारी दुनिया में तबाही मचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त। उनका कहना था कि यूरोप डिस्टेंस कर रहा है अपने आप को, लेकिन अमेरिका को इस सारी एस्केलेशन में जो कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ की जा रही है, इसमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन चाहे वो अमेरिका में हो या दुनिया में हो या सोशल मीडिया पे हो, वो इसराइल के अगेंस्ट खड़ी हुई है।